पंजाब की धरती को गुरुओं और पीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ के लोग अपने रुतबे, वीरता और जीने के अंदाज से जाने जाते हैं। पंजाब के लोगों के चाहे पहरावे की बात करें, चाहे भाषा की, गीतों और संगीतों की बात करें, चाहे उनके ज़िंदगी को जीने के अंदाज की, इनकी पहचान लाखों लोगों में आसानी से ही हो जाती है। पूरे भारतवर्ष में पंजाब को गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब की हरियाली पंजाब की पहचान है। पंजाब वो है जहाँ के लोग कभी भी बलिदानियाँ देने से पीछे नहीं हटे। पंजाब राज्य को डिफाइन करने के लिए इतने शब्दों से अधिक और क्या ही बोला जा सकता है। पंजाब को 5 नदियों की धरती भी कहा जाता है। पंजाब नाम पहली बार इब्न बतूता के लेखन में मिलता है, जिन्होंने 14th सेंचुरी में इस क्षेत्र का दौरा किया। इस शब्द को व्याख्या तौर पर 16th सेंचुरी में किया गया है और पंजाब के संस्कृत संस्कृत का पहला उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है, जिसमें इसे पंचनाद के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है, जिसका मतलब है 5 नदियों का देश। वैदिक लिटरेचर में पंजाब को सप्ता सिंधु और 7 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब स्टेट आज के दिन जितना महान है, उतना महान ही इसका इतिहास है। तो चलिए इतिहास के पन्नों में पीछे चलते हैं और जानते हैं पंजाब की शुरुआत से लेकर। पंजाब पे राज करने वाले शासनों में मौर्य, गुप्ता, हर्ष, मुगल, सिख और ब्रिटिशर्स शामिल हैं। इनके द्वारा छोड़े गए मॉन्यूमेंट्स, मकबरे, किले और पूजा स्थल आज भी मौजूद हैं। पंजाब शुरू से ही विभिन्न संस्कृतियों और विचारों वाले लोगों का प्रूफ रहा है। विद्वानों द्वारा ये माना जाता है कि पंजाब मानव निवास का सबसे पहला निशान सिंधु और झेलम रिवर के बीच सोन घाटी में मिलता है। यहाँ से पालियोलिथिक मिले हैं। पंजाब के आसपास वाले इलाकों में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर भी पाए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे मेन है हड़प्पा और रोपड़। वैदिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग ऋग्वेद का सबसे बड़ा हिस्सा 1500 एंड 1200 BC में पंजाब में ही रचा गया, जबकि बाद में वैदिक लिटरेचर जमुना और गंगा रिवर के बीच से होते हुए वेस्टर्न साइड में रचे गए। वैदिक लिटरेचर पंजाब के साथ साथ नॉर्थन इंडिया को कवर करते हुए सरस्वती नदी जहाँ जाके खत्म होती है वहाँ तक फैली हुई थी, जिसने बाद में पूरे इंडिया की बाद वाली संस्कृतियों को जन्म दिया है। इसी समय धर्मों के बनने की शुरुआत होती है, जिसके बारे में महाभारत में भी लिखा गया है। उस टाइम में पंजाब को तिगर्त के रूप में भी जाना जाता था, जो कि राजाओं द्वारा शासित है। ठीक उसके बाद 550 से 330 BC के समय के बीच आर्केमाइनेड एम्पायर से विक्ट्री हासिल करते उपरांत सिकंदर ने इंडिया की ओर नजर डाली। सिंधु को पार करने के बाद सिकंदर का सामना होता है राजा अम्बी से। उसके बाद सिकंदर का पहला विरोध राजा पोरस से हुआ था। इस इलाके की जब भी बात आती है तो सबसे पहला नाम राजा पोरस का निकल के सामने आता है, जिनका राज झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला हुआ था। राजा पोरस ने ही सबसे पहले सिकंदर से युद्ध लड़ा था। उस लड़ाई में सिकंदर की जीत हुई, लेकिन सिकंदर राजा पोरस की लड़ाई से इतना खुश हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। 302 BC के टाइम चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और मौर्य किंगडम की शुरुआत हुई। इस जगह पे इससे पहले राजा धनानंद राज करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार के ही मौर्य किंगडम को जन्म दिया था। उस समय भारत की किंगडम कंडीशन कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। सिकंदर के साथ उस समय सेलेकस नेकेटर ने भी भारत की तरफ मुख कर लिया था। उसने भारत के ईस्टर्न साइड पे सिंध वाले इलाकों पे राज हासिल करने के लिए भारत पर हमला किया। उस समय में सेलेकस का सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। दोनों के बीच काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की सेना सेलेकस की सेना पर भारी पड़ रही थी, जिसके कारण सेलेकस ने हार स्वीकार की और एक संधि का प्रस्ताव रखा। संधि में सेलेकस ने आर्या, आर्चूसिया, पुनिसादारी समेत हीरत, कंधार और काबुल को भी चंद्रगुप्त को सौंप दिया। 317 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध और पंजाब में राज किया। उस समय चंद्रगुप्त का राज्य हीरत, काबुल, कंधार, बालोचिस्तान से लेकर पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात और कश्मीर तक फैला हुआ था। उसके बाद पंजाब पर सुंग और कुशन का राज्य रहा। कुशन के साथ ही कनिष्का का राज्य कश्मीर, सिंध, उत्तर प्रदेश के साथ अफगानिस्तान, झारखंड, ताशकंद और कोहतान तक फैला हुआ था। कुशन किंगडम की शुरुआत होते ही 320 ईस्वी तक गुप्त किंगडम शुरू हो गया था। समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता के द्वारा नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में गुप्त एम्पायर की शुरुआत हुई। इसी समय के चलते उन्होंने पंजाब पे राज किया।
समय के आगे बढ़ते ही स्कंदगुप्त की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी युद्धों का सामना करना पड़ा। उसके बाद राजा बुधगुप्त रहे, जिसके बाद गुप्त एम्पायर पूरे इंडिया में रहा, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में काफ़ी राजाओं ने रूल किया। वो राजगुप्त एम्पायर के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उत्तर भारत में अपना साम्राज्य चलाते रहे। फिर 590 एडी के बाद हर्ष शासन की शुरुआत हुई। हर्षवर्धन के दादा आदित्यवर्धन ईस्टर्न पंजाब में रूल करते थे। जब हर्षवर्धन का राज आया तब वो नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कंट्रोल करते थे। 7वीं सेंचुरी के लास्ट में बाहर के राजाओं ने इंडिया पे वार करना स्टार्ट कर दिया था। हमला करने वालों ने पंजाब से होते हुए ही आगे इंडिया में प्रवेश किया। उसके बाद 8वीं सेंचुरी की बिगिनिंग से ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अरबों ने हमला किया। ईयर 712 में किए गए बाद पर आक्रमणों में मोस्टली महाबिंद बिन कासिम का नाम निकल के सामने आता है, जो मोस्टली अरब सेना ने किया था, जिन्होंने पंजाब में इस्लाम की शुरुआत करते हुए साउथ एशिया में एंट्री की। जिसके बाद 9वीं सेंचुरी में पंजाब में हिंदू किंगडम का राज्य शुरू हुआ, जिन्होंने पंजाब और ईस्ट अफगानिस्तान में अपना रूल किया। उसके बाद 10वीं सेंचुरी के शुरुआत होते ही महमूद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया, जिसने 1000 से लेकर 1026 एडी तक 17 बार इंडिया पे हमला किया। महमूद गजनी ने अपनी पहली लड़ाई 1001 एडी में हिंदू राजा जयपाल के अगेंस्ट लड़ी। 1004 से 1006 तक गजनी ने मुल्तान के रूलर पर अटैक किया, जिसके बाद पंजाब भी गजनी के अंडर आ गया, जिसने नगरकोट, तनेश्वर, मथुरा, कन्नौज वाले इलाकों पे लूट के इरादों से हमला किया। गजनी ने जहां भी हमला किया वहां के मंदिरों को लूट लिया। गजनी सेंट्रल एशिया पे राज करना चाहता था। इंडिया पर हमले करने का कारण बस वहां से लूट करना था। इसी लूट की मदद से वो अपना एम्पायर सेंट्रल एशिया में बनाना चाहता था। इसका कंट्रोल पंजाब और सिंध में भी था, जो 1135 तक चलता रहा। समय के आगे बढ़ते बढ़ते महमूद गजनी की किंगडम खत्म होती गई और ईयर 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने गजनी की गद्दी प्राप्त की। गोरी ने अपना पहला स्टार्ट 1175 में मुल्तान की तरफ किया और मुल्तान को उसके किंगडम से फ्री करवाया। इसी दौरान भट्टी राजपूतों से कच्छ पे विक्ट्री हासिल की। ईयर 1178 में गोरी ने गुजरात हासिल करने के लिए अटैक किया, पर चालुक रूलर से उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद गोरी को समझ आ गया कि पंजाब पे अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बिना वो बाद के दूसरे इलाकों को जीत नहीं सकता, जिस वजह से ईयर 1179 में पेशावर और 1186 में लाहौर को गोरी ने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद सियालकोट के किले को उसने टारगेट किया। 1119 तक सिंध, मुल्तान, पंजाब पे अपना राज करने के बाद मोहम्मद गोरी ने गंगा के दोआब में प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर लिया, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत उसे पृथ्वीराज चौहान तक लेके आई। उसके बाद युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का एम्पायर देके गजनी वापस चला गया। 1206 के बाद ऐबक ने दिल्ली सल्तनत से बढ़ोतरी की। उसके बाद अगले पूरे 300 सालों तक पंजाब पर दिल्ली राजा ने राज किया, जिनमें से राजाएं ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी के नाम शामिल हैं। पंजाब पूरे भारत देश का एक ऐसा राज्य था जो बहुत अमीर था और अलग अलग राजाओं ने यहाँ राज करके इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पंजाब ही नहीं, उस समय पूरी दुनिया में पाप और बुराइयां इतनी बढ़ चुकी थी कि इसे मिटाने के लिए, पंजाब को बचाने के लिए खुद भगवान ने अवतार लिया। 15 अप्रैल 1469 में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी पाकिस्तान ननकाना साहिब में अवतार लेते हैं। ऐसे 15वीं सेंचुरी के लास्ट में पंजाब में सिख धर्म की शुरुआत होती है। गुरु नानक देव जी का जीवन काल और बाबर का नॉर्थ इंडिया में विक्ट्री और मुगल किंगडम के स्टार्टअप के साथ मिलता जुलता है। उस समय में मुगलों ने लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार किया, जिसकी वजह से लोगों ने सिख रिलीजन को एक अंधेरे में रोशनी जैसा देखा, जिससे सिख धर्म का विकास हुआ। 1605 में जब मुगलों का राज्य जहांगीर के अंडर आया तो सिख गुरुओं के साथ टकरार देखने को मिली। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर में उसने साफ लिखा है कि वो गुरु अर्जन देव जी के प्रभाव से बहुत दुखी था। इसी समय जहांगीर का बेटा खुसरो बगावत करके पंजाब आ गया। जहांगीर को जब ये पता चला कि गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो की मदद की है, उसने गुरु जी को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। गुरु अर्जन देव जी को मरवाने के लिए जहांगीर ने उन्हें काफ़ी कष्ट दिए।
30 मई 1606 को लोहे के गर्म तवे पर बैठा के उनके ऊपर गर्म रेत डाल के उन्हें शहीद करवाया गया। यासा के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का खून धरती पर गिराए बिना उसे कष्ट देकर शहीद कर दिया जाता है। गुरु अर्जन देव जी को जब शहीद किया जा रहा था तो उनके मुख से कुछ बोल निकले। गुरुजी गुरुमुखी भाषा में कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागै, जिसका अर्थ है, हे ईश्वर, तू जो भी करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तू कभी भी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी को शहीदों के सरताज भी कहा जाता है। उनके शहीद होने के बाद 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया और सिख रिलीजन की स्थापना की और अमृतसर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक किले की भी स्थापना की। जहांगीर ने तब गुरु हरगोबिंद जी को जेल में डाल दिया। वहां से वो अपने साथ 52 बेकसूर राजाओं को रिहा करवा के अमृतसर वापस आए। शाहजहां ने भी अमृतसर पर कई हमले किए, जिसकी वजह से तब सिख कम्युनिटी को शिवालिक माउंटेन से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को बचाने खातिर अपना शीश त्याग दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। औरंगजेब से इस्लाम कबूल ना करने पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया और दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका शीश कटवा दिया। जिसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों की पीड़ा को देखते हुए 1699 में सिखों की नई पहचान बनाने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके बाद काफ़ी सालों तक सिखों और मुगलों में युद्ध हुए, जो मुगल राजा को ख़त्म होने और सिख रिलीजन की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। 1639 में नादिर शाह और 1748 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमणों के बाद पंजाब में सिख शक्ति को बढ़ने में काफ़ी मदद की। 1764 में सिख कम्युनिटी अमृतसर में इकट्ठे हो गए। उन्होंने वहाँ देग तेग और फतेह मुंदराले वाली प्योर चांदी के पहले सिक्के चलाए। ये पंजाब में सिख सॉवरेनिटी की पहली घोषणा थी। उन्होंने सिख कम्युनिटी को 12 इंडिपेंडेंट मिसल्स में डिवाइड किया और पंजाब को कंट्रोल किया। अहमद शाह अब्दाली भी इन मिसल्स को ख़त्म नहीं कर पाया। उसके जाने के 2 साल बाद सिरहिंद और लाहौर में उसके किंगडम को बाहर कर दिया गया। नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे शहरों के बनने की शुरुआत हुई। 18th सेंचुरी के लास्ट में महाराजा रणजीत सिंह जी ने मिसलों को एक साथ किया और एक पावरफुल स्टेट को बनाने की शुरुआत की। 1798 से 1805 के बीच में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर को अपने अंडर कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1808 में रणजीत सिंह ने सतलुज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला को अपने अंडर लाया। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य ईस्ट में सतलुज रिवर से लेके वेस्ट में पेशावर तक और साउथ में सतलुज और सिंधु के जंक्शन से लेकर नॉर्थ में लद्दाख तक फैला हुआ था। महाराजा ने पंजाब में लॉ को बनाया और कभी भी किसी को मौत की सजा नहीं दी। उन्होंने हिंदू और सिखों के वसूले जाने वाले जंजिया पे भी रोक लगाई। कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में एजुकेशन और आर्ट को काफ़ी बढ़ावा दिया। उन्होंने अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहब में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया, तभी से उसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। उनकी निडरता को देखकर इतिहासकार कहते हैं, अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लेते। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई, जिस वजह से सिख एम्पायर पूरी तरह से कमजोर हो गया। इस मौके का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, जिसकी वजह से फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। 1845 के लास्ट में पंजाब के फिरोजपुर शहर के पास ब्रिटिश और सिख्स में पहला एंग्लो वॉर हुआ। अंग्रेजी सेना नायक मेजर जॉर्ज ब्रॉडफुट की प्लानिंग ने सिख सेनापति लाल सिंह और तेजा सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उकसाया, जिसके रिजल्ट में सिख गवर्नमेंट ने अंग्रेजों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ऐलान कर दिया, जिस वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हुआ। इस समय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंज था और भारत के प्रधान सेनापति का कंट्रोल लॉर्ड गौ के पास था। इस वॉर की 4 फाइट्स फिरोजशाह, मुदकी, बादोवाल और अलीवाल में लड़ी गई, जिनमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन 5th और लास्ट फाइट सबराओं में हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। 20 फरवरी 1846 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया।
ठीक कुछ दिन बाद 9 मार्च 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई, जिसमें सतलुज और ब्यास के एरिया को कश्मीर के साथ कंपनी को सौंप दिया गया। पहली एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख सेना अपनी पावर को दोबारा से पाना चाहती थी। डलहौजी की साम्राज्य वाली निधियों से भी वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे। इसी समय ब्रिटिशर ने मुल्तान के गवर्नर को हटा दिया, जिस वजह से लोगों ने विरोध किया। डलहौजी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके कारण सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। 22 नवंबर 1848 में रामनगर में हुई, जिसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड कॉफ और सिखों की तरफ से शेर सिंह ने किया। अगला युद्ध 13 जनवरी 1849 में हुआ, जिसे चिलियांवाला का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध भी बिना किसी विक्ट्री के ख़त्म हुआ। इसके बाद तीसरा युद्ध गुजरात का युद्ध लड़ा गया, जिसका कंट्रोल चार्ल्स नेपियर ने किया और जीता। इतिहास में इस युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर को जीतने के बाद 30 मार्च 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज में रला लिया, जिससे पंजाब ब्रिटिश के अंडर आने लगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पूरे भारत को जीतने के लिए पंजाब को जीतना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सबने शुरू से ही पंजाब को अपना पहला टारगेट बनाया। इसी दिन ही इंडिया बदल के नक्शे पे ब्रिटिश इंडिया कहलाने लगा और भारत देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। 1858 में रानी विक्टोरिया ने कुछ शर्तें रखी, जिससे पंजाब ब्रिटेन के अंडर आ गया, जिसका असर पंजाब के सारे इलाकों पर पड़ा। 19वीं सेंचुरी के अंत तक लोग भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ें उठाने लगे। लोगों ने प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए। इस आंदोलन से जुड़ा सबसे मेन इंसिडेंट था 1919 का जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश जनरल रीजनल एडवर्ड हैरी डायर द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे 10,000 सिखों पर गोलियों से वार किया। ब्रिटिश एम्पायर की कंट्रोल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस इंसिडेंट में 400 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। पंजाब में एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ वेस्टर्न पंजाब में नहर कॉलोनियों के निर्माण की वजह से 14 मिलियन एकड़ जमीन फार्मिंग के अधीन हो गई, जिसने इसे पंजाब को गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर में बदल दिया। उसके बाद 1930 में इंडियन कांग्रेस ने लाहौर से ही इंडिपेंडेंस इंडिया की घोषणा की, लेकिन 10 साल बाद 1940 में पाकिस्तान के लिए काम करने के मुस्लिम लीग प्रस्ताव ने पंजाब को एक अलग भारत का केंद्र बना दिया। 1946 में पंजाब के बहुसंख्या मुसलमानों और हिंदुओं और सिख लोगों के बीच काफ़ी बड़े तनाव और हिंसा ने जन्म लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पंजाब को अलग करने के लिए ऑर्डर एक्सेप्टेंस की। 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा एक नया देश बन गया, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को तो अंग्रेजों से आज़ादी मिली, पर इसी दौरान पंजाब के बंटने से हजारों पंजाब के लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और काफ़ी लोगों की ज़मीनें और घर और परिवार के लोग पाकिस्तान में ही रह गए, कुछ मारे गए। उन दिनों में काफ़ी लोगों में रेप्स जैसे मामले भी आए। आज़ादी के कुछ साल बाद पंजाब में एक नई संस्था जन्म लेती है, जिसे खालिस्तान मूवमेंट कहा जाता है, जिसकी शुरुआत तारा सिंह ने की। बाद में उसे संत फतेह सिंह ने कंट्रोल किया। बाशी रेखाओं के साथ नवंबर 1856 में पंजाब को पटियाला और ईस्ट पंजाब के साथ मीन्स पेप्सो के नाम से रखा गया। समय के चलते पंजाब के लोगों ने एक नया राज्य बनाने की मांग की। भारत सरकार ने इसकी मांग पूरी की। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को भाषा के आधार पर हरियाणा के ज़्यादातर हिंदी भाषा राज्य को अलग कर दिया। कुछ हिस्सों को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एक अलग भूमि बन गया। चंडीगढ़ को किसी राज्य का हिस्सा ना होने के कारण इसे अलग से हरियाणा और पंजाब की राजधानी बना दिया गया। समय के और आगे बढ़ते खालिस्तान ने और रूप हासिल कर लिया। तब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान मूवमेंट पर एक और अलग वीडियो बन सकता है। पंजाब पे शुरू से लेकर अब तक कितने राजाओं का राज रहा और अलग अलग राजाओं ने पंजाब पे अलग अलग दिशा से वार किया।
लेकिन आज भी पंजाब की पहचान दुनिया में अलग मानी जाती है। पंजाब का कल्चर और ट्रेडिशन और बाकी सबकी अपनी पहचान है। मुझे उम्मीद है आपने इस एपिसोड से पंजाब के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।